हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं, उनका मापन कैसे किया जाता है और मात्रक किसे कहते हैं। और फिज़िक्स के आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि यांत्रिकी या मैकेनिक्स क्या होती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिक्स को किस तरह पढ़ा जाता है, एग्ज़ाम हमसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछती हैं, प्री प्लस मेंस दोनों में। देखिए चलिए शुरू करते हैं। यांत्रिकी को किताबी तौर पर किस तरह परिभाषित किया जाता है, पहले मैं उस पर आऊँगी। यांत्रिकी का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी पार्टिकल पर, किसी कण या किसी पिंड पर बल लगाए जाने पर या उसे विस्थापित करने पर पिंड किस तरह का व्यवहार दर्शाएगा, यही यांत्रिकी है। यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करते हैं या किसी पार्टिकल या वस्तु को, किसी पिंड को आप डिस्प्लेस करते हैं, विस्थापित करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा बिहेवियर शो करेगा, यही हमारे लिए मैकेनिक्स है। देखने को तो ये परिभाषा बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके साथ एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी बहुत सारी हैं, समझने की कोशिश करेंगे। से मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पिंड है। परिभाषा हमसे कहती है यदि किसी ऑब्जेक्ट पर हम बल लगाएं या उसे विस्थापित करें तो विस्थापित कर देने के बाद पिंड कैसा बिहेव करता है, यही मैकेनिक्स है। चलिए मान लेते हैं हमने इस पर बल लगाया, या मैं कह लूँ हमने इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया। सबसे इनिशियल समझने की बात, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर आप कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, यदि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, और यदि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में भी आ सकता है। क्योंकि बल का मतलब क्या है, बल लगाने का मतलब होता है धक्का देना या खींचना, पुश और पुल। बल एक तरह का धक्का या खिंचाव होता है। तो या तो बल हम धक्का देने के लिए लगाएंगे या हम बल खींचने के लिए लगाएंगे। तो समझने वाली बात है, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो या तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, और अगर वो ऑलरेडी मोशन में है तो उसे खींचने पर वो रेस्ट में आ जाएगा। मान लेते हैं ये ऑलरेडी रेस्ट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, धक्का देने पर इसमें मोशन जनरेट हो जाता है। धक्का देने पर ये पिंड गतिमान हो जाता है और कुछ दूरी तक खसक जाता है, या मैं कह लूँ विस्थापित हो जाता है, डिस्प्लेस्ड। अब जब आपने किसी पिंड को धक्का दिया या उसे रेस्ट से आपने बल लगाकर मोशन में लेकर आ रहे हैं तो वो विस्थापित होगा। विस्थापित होने पर हो सकता है इसकी दिशा बदल जाए, हो सकता है इसकी स्थिति बदल जाए। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं तो उसके कुछ घटकों में, कुछ कंपोनेंट्स में परिवर्तन आता है। कंपोनेंट्स में मेनली हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट है, स्थान और स्थिति, यानी कि प्लेस एंड पोजीशन। इन दो चीज़ों में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन आएगा। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था यांत्रिकी बहुत छोटा नहीं है, बहुत सारी एसोसिएटेड चीज़ें हैं। तो समझें, जब भी पिंड एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है तो वो कुछ दूरी तय कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इट। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे कुछ समय लगेगा, यानी कि टाइम इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इट, राइट। अब देखिए, दूरी है, समय है, तो डेफिनेटली किसी न किसी चाल या किसी न किसी स्पीड से ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा। डिपेंड करता है कि बल कितना बड़ा है। यदि बल धीमा है तो ऑब्जेक्ट की चाल भी धीमी होगी, यदि बल तेज़ है तो ऑब्जेक्ट की चाल भी, यानी कि स्पीड भी तेज़ होगी। तो इस तरह देखा जाए तो यांत्रिकी में बहुत सारी भौतिक राशियाँ एसोसिएटेड है, और मेनली मैं बात करूँ तो हम सबसे ज़्यादा इस यांत्रिकी में जिस चीज़ को तवज्जो देंगे या जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली हमें स्टडी करना है वो है मोशन या गति। जितनी भी एसोसिएटेड भौतिक राशियाँ हैं वो सभी गति को एसोसिएट करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गति होती क्या है, गति और विराम को किस तरह समझा जाता है। देखिए, गति या मोशन परिभाषा के तौर पर समझेंगे, जब किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, यानी कि किसी कांस्टेंट पॉइंट, किसी स्टैटिक पॉइंट के सापेक्ष किसी पिंड की या किसी कण की, किसी वस्तु की स्थान या स्थिति, यानी कि पोजीशन या प्लेस में किसी प्रकार का कोई चेंज आए, कोई परिवर्तन आए, तो ये कहा जाएगा कि वस्तु क्या है, गति में है या मोशन में है। दोबारा समझेंगे,
स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी पिंड की स्थिति या स्थान में परिवर्तन। देखिए, इस शब्द पे आपको विशेष फोकस करना है, स्थिर बिंदु। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा एक सवाल है, क्या इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी स्थिर बिंदु या कोई ऐसा पॉइंट है जो हमेशा केवल एक ही स्थिति में रहने वाला है, जो कभी बदलता नहीं, कभी चलता नहीं, कभी गतिमान नहीं होता? तो इसका जवाब है नहीं। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई बिंदु है ही नहीं। क्योंकि अगर आप बात करें कि संपूर्ण पृथ्वी, तो पृथ्वी भी आपको पता है कि पृथ्वी गतिमान है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, खुद की एक्सिस के अराउंड भी घूमती है। फिर यदि हम बात करें सूर्य की, क्या सूर्य स्टैटिक है? तो सूर्य भी स्टैटिक नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी स्थिति में घूम रहा है। ऐसे ही आप आगे देखें तो आकाश गंगाएं घूम रही हैं, अनंत ब्रह्मांड जो है वो चलायमान है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है। अब देखिए, इसका एक उदाहरण भी मैं आपको दे सकती हूँ। मान लीजिए आप एक नाव पर बैठकर सवारी कर रहे हैं। अब आपको ये जानना हो कि नाव से आपकी दूरी कितनी है, या नाव के सापेक्ष, नाव को अगर आप स्थिर बिंदु माने तो नाव के सापेक्ष आप कितनी दूर आए, तो नाव के सापेक्ष आपकी दूरी 0 है, क्योंकि आप नाव में ही बैठे हैं और जितनी दूरी आपने तय की है उतनी ही दूरी नाव ने भी तय की है। तो नाव क्या हो गई? गतिमान हो गई। हाँ, लेकिन इस पॉइंट पर यदि आपको नदी के किनारे के सापेक्ष आपकी दूरी नापनी हो तो डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किनारा जो है वो एक स्थिर बिंदु है और किनारे से आपकी दूरी आप नाप सकते हैं, राइट? तो यदि हम देखें कि हमेशा कोई बिंदु जो स्थिर रह सकता हो, तो हमेशा कोई बिंदु स्थिर नहीं रह सकता है। हमेशा मोशन और रेस्ट, यानी कि गति और विराम एक दूसरे के सापेक्ष, यानी कि रिलेटिव कंसेप्ट्स हैं, सापेक्ष अवधारणाएं हैं। उदाहरण से आपको ये बात बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। चलिए, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे गति के प्रकारों की। देखिए, गति के प्रकार जो हैं वो कई सारे हैं। गति के प्रकारों को समझने के लिए समझना पड़ेंगे गति के घटक, यानी कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं। गति के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन, या फिर मैं कैटेगराइजेशन ऑफ मोशन की बात करूं तो देखिए, इसके लिए हम जानेंगे गति के घटक। अभी हमने यांत्रिकी की जो परिभाषा देखी उसमें हमें गति के 3 घटक बहुत क्लियर तौर पर दिखाई दिए। पहला घटक था बल, यानी कि फोर्स। दूसरा कंपोनेंट है दिशा, दैट इज डायरेक्शन। और तीसरा घटक है स्थिति, यानी कि पोजीशन। इन तीनों घटकों के आधार पर ही हमें गति के प्रकार या गति के प्रकारों का वर्गीकरण। गति के प्रकारों को समझने के लिए हम पहले समझेंगे गति के घटक। गति के 3 घटक हैं, बल, दिशा और स्थिति। इन घटकों का काम क्या होता है, ये घटक कैसे गति को तय करते हैं, या कैसे पता करेंगे गति का प्रकार कौन सा है, उस पर हम आएंगे। पहला घटक है बल। जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि किसी पिंड को गति में लाना या विराम में लाना, दोनों के लिए ही आवश्यकता किसकी है? बल की। थोड़ा सा और इसको अगर हम इनसाइड जाकर देखें तो बल जो है वो एक सदिश राशि है, यानी कि बल किसी निश्चित दिशा में लगाया जाता है। और ये बात सभी जानते हैं कि जिस दिशा में बल लगाया जाएगा, पिंड की दिशा भी बल की दिशा के अनुदिश ही होगी, यानी कि जो दिशा बल की होगी वही दिशा पिंड की गति की होगी। मान लीजिए बल लगाया जाता है उत्तर दिशा में, तो पिंड जो गति करेगा वो उत्तर दिशा की ओर ही करेगा। तो बल जो घटक है वो गति का दूसरा घटक तय करता है। तो 2 घटक तो हमारे लिए सिंपल हैं, हमें समझ में आ रहे हैं। अब तीसरा है स्थिति। देखिए, मान लीजिए आपने 2 अलग अलग प्रकार के बल लगाकर या 2 भिन्न प्रकार के बल लगाकर 2 ऑब्जेक्ट्स फेंके हैं, या मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट्स पर आपने अलग अलग प्रकार का बल लगाया है। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो, अगर आपको दोनों के बीच में अंतर पता करना हो, तो ये आप उनकी स्थिति देखकर पता करेंगे। उनकी पोजीशन आपको बता सकती है कि किस प्रकार की गति हुई है। तो गति के तीनों घटक हमारे सामने क्लियर है। अब हम इन घटकों के आधार पर गति के प्रकार क्या होते हैं वो जानेंगे। सबसे पहला बल के आधार पर, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जिसके बारे में हम चिर परिचित हैं वो है गुरुत्वीय बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।
तीसरा है नाभिकीय या न्यूक्लियर। अब देखें, ये जो तीनों ही बल हैं, समझने वाली बात है, तीनों ही नेचुरल फोर्सेस हैं। ये तीनों नेचुरल फोर्सेस जो हैं वो पृथ्वी के मोशन के लिए जिम्मेदार हैं। पृथ्वी जिस तरीके से अपनी गति करती है वो इन तीनों के आधार पर ही करती है। हालांकि जब आप फिजिक्स में एज अ सब्जेक्ट इसको पढ़ेंगे तो इन तीनों ब्रांचेस को आप सेपरेटली पढ़ते हैं, तो इन पर मैं थोड़ा बाद में आऊँगी। अगला हम देखेंगे दिशा के आधार पर। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि पृथ्वी पर कोई भी स्थिर बिंदु नहीं है, तो जब भी हमको फिजिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्थिर बिंदु की आवश्यकता होती है तो निर्देश तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम। जहाँ पे तीन दिशाएं मिल रही हैं उसको हम ओरिजिन पॉइंट या स्थिर बिंदु या शून्य बिंदु के नाम से जानते हैं। अब जब भी हमें दूरी की गणना करनी हो या किसी बिंदु को स्थिर मानकर हमें गति के बारे में पता लगाना हो तो हम इस बिंदु के सापेक्ष अपनी गणना कर लेते हैं और एक आदर्श उत्तर निकाल लेते हैं। चलिए, अब इसके हिसाब से मैं आपको दिशा बताऊं या दिशा के आधार पर गति के प्रकार बताऊं तो देखिए, ये आपको एक सरल रेखीय गति की दिशा दिख रही है। जब केवल और केवल इस सरल रेखीय दिशा में ही परिवर्तन आए तो ऐसी गति कहलाती है एक विमीय या वन डायमेंशनल मोशन। जैसे कि सड़क पर चलता हुआ एक आदमी या मेरी जो फिलहाल गति है वो एक सरल रेखीय गति है, जहाँ केवल और केवल एक दिशा में परिवर्तन आ रहा है। मेरी हाइट अचानक से चलते चलते नहीं बढ़ जाएगी, इसलिए इस दिशा में भी परिवर्तन नहीं आ सकता, ना ही मेरा पथ वक्राकार हो सकता है, इसलिए किसी भी अन्य दिशा में परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए, दूसरा हम देखें, जब होने वाला परिवर्तन, जैसे कि हमने परिभाषा पढ़ी है, गति स्थान और स्थिति में परिवर्तन का ही नाम है। तो जब स्थान और स्थिति में परिवर्तन एक तल में हो, एक तल यानी कि दो दिशाएं एक तल में हो, तो ऐसी गति कहलाती है द्विविमीय या टू डायमेंशनल मोशन। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, यदि आप लोगों ने बास्केटबॉल खेला हो। जब आप बास्केटबॉल खेलते हैं और बास्केट करने के लिए बॉल को फेंक रहे होते हैं, मान लीजिए यहाँ हमारी नेट है और यहाँ कोई बालक है जो फुटबॉल खेल रहा है और यहाँ से उसने जो बॉल है उसको यहाँ फेंका, राइट। तो अब क्या देख रहे हैं, दो दिशाओं में परिवर्तन आ रहा है। बॉल यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी तय कर रही है और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी तय कर रही है, यानी कि परिवर्तन जो हो रहा है दो दिशाओं में हो रहा है। तो ऐसी जो गति होती है उसे कहा जाता है द्विविमीय गति या टू डायमेंशनल मोशन। अब यदि होने वाली गति कुछ ऐसी हो कि तीनों ही दिशाओं में परिवर्तन कर दे, यानी कि स्वतंत्र गति हो, तो ऐसी गति को कहा जाता है त्रिविमीय गति या थ्री डायमेंशनल मोशन। जो पक्षी आकाश में उड़ रहे होते हैं, पक्षियों की जो गति है वो त्रिविमीय गति होती है। तो आई होप दिशा के आधार पर जो तीन प्रकार हैं वो मैं आपको प्रॉपर्ली समझा पाई हूँ। पहला होता है एक विमीय, दूसरा है द्विविमीय यानी कि टू डायमेंशनल, और तीसरा है त्रिविमीय। चलिए, अब आ जाते हैं हम स्थिति के आधार पर गति के कौन से प्रकार होते हैं। स्थिति के आधार पर गति के प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है सरल रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन। लीनियर मोशन वही है जो एक विमीय गति है। यदि स्थान और स्थिति में होने वाला परिवर्तन केवल एक ही दिशा में हो तो इस प्रकार की गति जो होती है वो सरल रेखीय गति होती है। सड़क पे घूमता हुआ बालक हो गया, या अगर आपने ज़मीन पर किसी बॉल को लुढ़काया तो उस बॉल की जो एक रेखा में गति है वो भी कैसी गति होगी, सरल रेखीय गति होगी, यानी कि लीनियर मोशन। नंबर 2 कोणीय गति या फिर एंगुलर मोशन। कोणीय या एंगुलर मोशन उसे कहा जाता है जब मोशन का जो पाथ है वो वक्राकार हो यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हो। यदि गति का जो पाथ है, गति का जो मार्ग है वो वक्राकार हो तो ऐसी गति जो होती है वो कोणीय गति होती है। ध्यान देने वाली बात, कोणीय गति में जो कोणों का मान है, जो दिशा सदिश है, वो लगातार बदलता रहता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इस पॉइंट से शुरू किया
और दोबारा इसी पॉइंट पर आ गए। तो आप देख रहे हैं स्थिति सदिश जो है वो लगातार मोशन के दौरान बदल रही है और पाथ कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा। तो इस प्रकार की जो वक्रीय गति होती है उसे कहा जाता है कोणीय या एंगुलर मोशन। देखिए इस प्रकार के जो स्पाइरल्स होते हैं, ये जो स्पाइरल पाथ होता है, इस प्रकार का जो मार्ग होता है, ये भी इसमें भी जो गति होती है वो कोणीय गति होती है। नंबर 3 पे हम आएंगे, घूर्णी गति या फिर रोटेशनल मोशन। यदि कोई पिंड या कण अपने ही अक्ष के परितः घूम रहा हो तो ऐसी गति जो होती है वो घूर्णी गति कहलाती है। जैसे आपको पता होगा पृथ्वी भी घूर्णी गति करती है अपने अक्ष के परितः। आपने लट्टू की गति देखी होगी, लट्टू जैसी गति करता है, वो भी अपने अक्ष के परितः गोल गोल घूमता है। तो ऐसी गति को कहा जाता है घूर्णी या रोटेशनल मोशन। नंबर नेक्स्ट, वृत्तीय गति या फिर सर्कुलर मोशन। यदि जो पाथ ऑफ मोशन है, गति का जो मार्ग है वो वृत्तीय हो यानी कि सर्कुलर हो, किसी बिंदु के परितः जो गति का मार्ग है वो सर्कुलर हो, तो ऐसी गति जो होती है वो वृत्तीय गति कहलाती है या फिर सर्कुलर मोशन। एंड द लास्ट वन, दोलन या कंपनिक, दैट इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। देखिए आप लोगों ने पेंडुलम देखा होगा। पेंडुलम किस तरह गति करता है, एक निश्चित दूरी तक इस तरफ और फिर एक निश्चित समय के बाद वही दूरी इस तरफ। इस तरह का जो आवर्ती यानी कि पीरियोडिक मोशन होता है टू एंड फ्रो, इस प्रकार की इधर उधर वाली गति को कहा जाता है टू एंड फ्रो। जब जो पाथ ऑफ मोशन है वो टू एंड फ्रो हो, यानी कि गति का जो पाथ है वो एक बार निश्चित दूरी तक इस तरफ और दूसरी बार निश्चित दूरी तक इस तरफ हो, तो इस प्रकार की जो गति है वो कहलाती है दोलन या कंपनिक गति। तो हमने दिशा के आधार पर, बल के आधार पर और स्थिति के आधार पर गति के प्रकार समझ लिए हैं। अब कुछ गति के प्रकार ऐसे हैं जो इनमें से किसी के भी साथ घट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ गतियाँ जो होती हैं वो एक समान गतियाँ होती हैं। अब कैसे डिफाइन करेंगे? एक समान गतियाँ वो होती हैं जब समय के साथ जो चाल है वो एक जैसी बढ़े, यानी कि जितना समय बढ़ रहा है उतनी ही चाल बढ़ रही हो, तो इस प्रकार की जो गति होती है वो एक समान गति होती है। यदि समय और चाल के बीच एक रूपता ना हो तो ऐसी गति असमान गति होती है, राइट? यानी कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो है जब स्पीड और टाइम एक दूसरे के अकॉर्डेंस में आगे बढ़ रहे हों, यानी कि एक जैसे आगे बढ़ रहे हों, तब यूनिफॉर्म मोशन होता है। यदि इनके बीच में कोई एक जैसा मोशन ना हो रहा हो, यानी कि चाल और समय अलग अलग हों, तब जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसी प्रकार होता है आवर्ती और अनावर्ती गति, यानी कि पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। ध्यान देने वाली बात, जब एक निश्चित समय के बाद कोई भी गति अपने आप को रिपीट करे, जैसे कि आपने अभी भी दोलन में देखा था, एक निश्चित टाइम तक वो इस तरफ जाएगी फिर इस तरफ आएगी, फिर एक पीरियड के बाद इस तरफ फिर इस तरफ, और पीरियोडिकली ये घटना घटती रहेगी। तो इस प्रकार की जो गतियाँ होती हैं उन्हें बोला जाता है आवर्ती या पीरियोडिक। ऐसा कैसा आप सर्कुलर में भी देखेंगे। यदि एक समान रूप से गति चल रही हो, यदि किसी वृत्तीय पथ में गति एक समान हो, तो ये भी एक प्रकार की आवर्ती गति बनेगी। ये जो मोशन है वो अपने आप को रिपीट करेगा। तो इस प्रकार की जो गतियाँ हैं वो आवर्ती, और यदि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद गति अपने आप को रिपीट ना करे तो वो सभी गतियाँ अनावर्ती। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा कि इन सभी गतियों में से कौन सी गतियाँ हैं जो पीरियोडिक हैं। चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखेंगे गति के साथ एसोसिएटेड कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि गति के साथ साथ जुड़ी हुई भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं। बेसिक तौर पर समझी जाएं तो कुल 6 राशियाँ इसके साथ एसोसिएटेड, हालांकि डिराइव्ड राशियाँ भी बहुत सारी एसोसिएटेड हैं, बट कुछ जो एसेंशियली इस टॉपिक के साथ पढ़ी जाएंगी उनकी हम चर्चा करेंगे।
सबसे पहली तो है दूरी, दूसरी है विस्थापन यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगली है चाल और वेग यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी, अगली है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, एंड द लास्ट वन इज बल या फोर्स। चलिए एक एक करके समझेंगे ये राशियाँ होती क्या हैं। हालांकि इनका एक बेसिक इंट्रो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बट इन्हें किस तरीके से समझाया जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें क्या पूछा जाता है, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान रहे हैं दूरी या डिस्टेंस क्या होती है। देखिए परिभाषा के तौर पर देखा जाए तो दूरी या डिस्टेंस किसी पिंड के द्वारा गति के दौरान तय की गई कुल लंबाई, जितनी दूरी या जितनी लंबाई वो तय करने वाला है अपने पूरे मार्ग में, अपने आरंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक तय की गई कुल लंबाई जो है उसे कहा जाता है डिस्टेंस या दूरी। एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए पॉइंट ए जो है वो आरंभिक बिंदु है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से कोई बच्चा ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, इस पॉइंट तक जाता है। यदि आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि कुल दूरी कितनी है यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई एफ का जो योग है, इनका जो सम है वो ऐड करके बता सकते हैं कि ये है कुल लंबाई पाथ की और इसी को हम दूरी कहेंगे। यदि देखा जाए कि इसका मात्रक क्या है या इसकी यूनिट क्या है, सिंस ये एक प्रकार की लेंथ है, एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड मात्रक जो है वो मीटर है, राइट। यदि विमीय सूत्र पूछ लिया जाए कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि विमीय सूत्र जो है वो मास, लेंथ और टाइम के अकॉर्डिंग्स में बताए जाते हैं। सिंस मीटर केवल एक प्रकार की लेंथ है और इस पर केवल एक घात है और बाकी सभी की घातें जो है वो शून्य है, तो ये इसका विमीय सूत्र बनेगा। अच्छा, अब यहाँ देखा जाए अगर कुल दूरी पता करनी हो तो ज़रूरी नहीं है आप ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई एफ तक जाएं। आप एफ ई, ई डी, डी सी, सी बी और बी ए भी जोड़ देंगे तो भी कुल दूरी वही रहने वाली है। यानी कि जब आपको दूरी पता करनी हो तो यहाँ केवल और केवल जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो मैटर करता है, यहाँ दिशा मैटर नहीं करती। इसलिए ये एक प्रकार की अदिश राशि है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। एक और बात, दूरी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है। दूरी सदैव और सदैव धनात्मक या पॉजिटिव ही होती है, राइट। कैसे, ये मैं आपको जब विस्थापन समझाऊंगी तब मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य वैल्यू जो होती है वो किस तरह आती है। अब हम आ जाते हैं विस्थापन में। दूरी से ही विस्थापन की डेफिनेशन हम लोग निकालेंगे। जिस तरह हमने दूरी देखी कि कुल लंबाई जो होती है पाथ की वो दूरी कहलाती है, उसी प्रकार जो मिनिमम डिस्टेंस होती है आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच उसे विस्थापन कहा जाता है। यहाँ देखें, आरंभिक बिंदु था ए, अंतिम बिंदु है एफ। यदि इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस देखी जाए तो वो कुछ इस तरह होगी। तो ये जो इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस है, जो न्यूनतम दूरी है आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की, उसी को बोला जाता है विस्थापन। अब ये एक दूसरे के सापेक्ष देखी जाती हैं कि ए के सापेक्ष एफ की दूरी कितनी है और एफ के सापेक्ष ए की दूरी कितनी है। इसलिए याद रहे, सब विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंस विस्थापन भी केवल एक लंबाई है, इसलिए इसका मात्रक भी मीटर है और इसका विमीय सूत्र भी सेम एज डिस्टेंस है। इन दोनों का विमीय सूत्र और मात्रक एक ही है, मीटर एंड MLT के तौर पे विमीय सूत्र जो है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखिए, विस्थापन एक सदिश राशि है। ध्यान रहे, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। विस्थापन यानी कि क्या, कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुआ। देखिए, जो व्यक्ति था जिसने ए से चलना शुरू किया वो एफ तक डिस्प्लेस हुआ है, राइट, यही विस्थापन है। तो देखेंगे धनात्मक किस तरह से हो सकता है। यदि हम ए के सापेक्ष एफ की दूरी निकाल रहे हों, राइट, या एक और उदाहरण लेंगे। मान लीजिए एक बालक है, अपने घर से
स्कूल की तरफ चलना शुरू करता है। ये मान लीजिए उसका स्कूल है, ठीक है। रास्ते में होता हुआ 1-2 गलियों से गया और इन दोनों के बीच कुछ जो मिनिमम डिस्टेंस है घर और स्कूल के बीच, वो कुछ इस तरह आ रही है। तो यदि हम घर से स्कूल की दूरी निकालें, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये जो दूरी है वो, या ये जो विस्थापन है वो एक प्रकार का धनात्मक विस्थापन है, शो किया जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। अब मान लीजिए कि विद्यार्थी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि विद्यार्थी घर से स्कूल तक पहुंचा और स्कूल से लौटकर वापस घर आ गया। अब पूछा जाए कि ओवरऑल कितना विस्थापन हुआ, तो देखें बच्चा पॉइंट ए से चला और लौटकर वापस पॉइंट ए पर ही आ गया, तो क्या किसी प्रकार का विस्थापन हुआ? दूरी तो लंबी तय की, दूरी तो जो ए बी है प्लस बी है, दूरी तो टोटल ये हो गई, लेकिन यदि विस्थापन पूछा जाए तो पॉइंट ए से चलकर पॉइंट ए पर ही आ जाना, शून्य विस्थापन, अपनी जगह से बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हुआ, घर से ही चला घर ही वापस आ गया। अब यदि पूछ लिया जाए ऋणात्मक विस्थापन कैसा होता है, तो एक और उदाहरण लेंगे। मान लीजिए बच्चा घर से चला स्कूल तक पहुंचा, उसे पता चला कि मेरा जो कॉपी है वो भर गई है और मेरा पेन भी ख़त्म हो गया है, अब मुझे कॉपी और पेन खरीदने की ज़रूरत है। तो वो स्कूल की प्रेयर शुरू होने के पहले ही भागा, यहाँ कहीं स्टेशनरी का शॉप है पॉइंट सी पर, वहाँ पहुँचा, राइट। तो पॉइंट ए से चला बी तक गया और आया बी से सी पॉइंट पर। अब यदि आपसे ए के सापेक्ष विस्थापन पूछ लिया जाए, तो सिंस ये LHS पे है, आप स्केल देखेंगे, दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड। यदि किसी पॉइंट के नेगेटिव साइड पे विस्थापन हो रहा हो, तो ऐसा विस्थापन जो है वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक विस्थापन, यानी कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि विस्थापन को या किसी सदिश राशि को धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य किस तरह से देखा जाता है। चलिए अब हम अगली राशि पर आ जाएंगे, जो है चाल या स्पीड। चाल या स्पीड को डिफाइन किस तरह किया जाता है समझेंगे। किसी वस्तु, पिंड या कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, यहाँ ध्यान देंगे, एकांक समय में यानी कि सिंगल यूनिट ऑफ टाइम में कितनी डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल की है वो उसकी चाल कहलाती है। या फिर इसको डिफाइन करने का एक और तरीका होता है जिसे बोला जाता है दूरी में परिवर्तन की दर, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ध्यान देंगे जब भी आपसे रेट ऑफ चेंज या परिवर्तन की दर कहा जाए तो हमेशा याद रखें डेरिवेशंस में आपको समय से भाग देना है। परिवर्तन की दर यानी कि यू हैव टू डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमसे क्या बोला गया? दूरी में परिवर्तन की दर यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। यहाँ ध्यान दें, सिंगल यूनिट ऑफ टाइम में एकांक समय में तय की गई दूरी या फिर दूरी में परिवर्तन की दर, इसको डिफाइन करने का ये तरीका है। दूरी बटा समय जो होता है वो चाल होता है। अब चाल के मात्रक पे अगर हम आए तो हमें पता है दूरी का मात्रक है मीटर और समय का मात्रक है सेकंड। यदि हम इसको घातों के तौर पर लिखें यानी कि पावर्स के टर्म्स में लिखें तो यहाँ मीटर की पावर 1 है और सेकंड की पावर -1, राइट। अब यदि हमसे पूछ लिया जाए कि इसका विमेय सूत्र बताइए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो mLT के टर्म्स में देखेंगे। यहाँ पे कहीं भी मास की चर्चा नहीं की गई है, दैट इज मास की जो पावर होगी वो यहाँ पे 0 होगी। लेंथ की बात करें, देखेंगे लेंथ के लिए जो मात्रक है वो मीटर है, इसकी पावर है 1 तो यहाँ मेंशन करेंगे 1, और टाइम के लिए जो इंडिकेशन है वो है सेकेंड्स, इसकी जो पावर है वो है -1 तो एड ऑन -1, ये बन जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे हम मात्रक पढ़ें, चाहे डायमेंशनल फॉर्मूलाज पढ़ें, अदिश सदिश पढ़ें, धनात्मक ऋणात्मक या शून्य के बारे में बताएं, तो ध्यान दें ये सभी क्वेश्चंस जो है प्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। प्रीलिम्स में या वनडे एग्जामिनेशंस में मैक्सिमम जो इस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझें। चलिए, जैसे कि हमने देखा कि दूरी यहाँ पे एक अदिश राशि है, इसीलिए चाल भी यहाँ पे एक अदिश राशि है। चाल का दिशा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहीं अगर मैं वेग की बात करूं तो वेग और चाल में वही डिफरेंस है जो विस्थापन और दूरी में है, राइट। वेग एक सदिश राशि है और इसकी डेफिनेशन जो होती है एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, और हमें मालूम है कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी ही क्या है? विस्थापन। तो डिफाइन करने का एक और तरीका बन जाएगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर ही क्या है? वेग है। वेग को इंडिकेट किया जाता है v से, दैट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग का मात्रक देखेंगे, चूंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है जिसका मात्रक है, जिसकी यूनिट है मीटर, और टाइम की जो यूनिट है वो है सेकेंड्स,
यानी कि m1ns-1। तो इसका जो मात्रक है वो है मीटर पर सेकेंड और विमीय सूत्र भी वही है जो चाल का होगा। तो यदि हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हमें याद रहे। आप लोग इन चीज़ों के शॉर्ट नोट्स वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं। चलिए, जिस तरह विस्थापन हमें पता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, वैसे ही वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, लेकिन चाल केवल और केवल क्या होगी? धनात्मक होगी, यानी कि केवल पॉजिटिव होगी। ये राशि है त्वरण या एक्सेलरेशन, जिसको डिफाइन कुछ इस प्रकार किया जाता है। यदि वेग में समय के साथ साथ वृद्धिमान परिवर्तन हो, यानी कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ अगर बढ़ती चली जाए, यानी कि उसमें ग्रोइंग चेंजेस आए, तो इसे कहा जाता है त्वरण। यहीं से डिफाइन करने का एक और तरीका निकलता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे कहा जाता है त्वरण। त्वरण को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। याद रखेंगे, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाने का तरीका होता है इस प्रकार से एरो लगाकर। चलिए, सिंस इसकी जो डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ मैंने डेल वी क्यों लिखा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सिंस जब भी हम दो पॉइंट्स के बीच में उसकी चेंज ऑफ पोजीशन की बात कर रहे होते हैं, यदि हमने किसी पर कोई फोर्स अप्लाई किया है, यानी कि हमने उसे कोई इनिशियल वेलोसिटी दी है, उस वस्तु का कोई ना कोई आरंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी होगी, और उसके एंड पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो उसकी अंतिम वेलोसिटी होगी। और जब भी हमको वेग में परिवर्तन निकालना हो, दैट्स डेल वी, यानी कि अंतिम वेग और आरंभिक वेग के बीच का अंतर। तो डेल वी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, राइट। तो मेंशन कर देंगे इसको। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम t की बात करें तो t भी जब आरंभिक वेग का समय है तब t होगा t1, और जब अंतिम वेग पर पहुँचेगा तो t होगा t2। तो वेग में परिवर्तन की दर जब निकाली जाएगी तो इट इज़ डेल वी अपॉन डेल टी, यानी कि v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि जब वस्तु गति में आना शुरू होगी बल लगाने पर, जब उसे कुछ वेग से गतिमान किया जाएगा तब उसका आरंभिक वेग होगा u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी होगी u समय t1 पर। कुछ समय के बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी जो अंतिम वेग होगा, उसकी जो एंडिंग वेलोसिटी होगी या जो फाइनल वेलोसिटी होगी, उसे इंडिकेट किया जाता है स्मॉल v से, और इस समय होगा t2। और यदि हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना हो तो डेल v बाय डेल टी, यानी कि अंतिम में से जो आरंभिक है उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये हो गया त्वरण का फॉर्मूला। त्वरण की यूनिट की बात की जाए तो इसका जो मात्रक है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका अगर विमीय सूत्र निकालना हो तो m0 L1 एंड t-2, इस प्रकार से कुछ इसका विमीय सूत्र बनेगा। तो आई होप इस टॉपिक के साथ जितने भी एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। एक लास्ट फिजिकल क्वांटिटी है विच इज़ फोर्स या बल। फोर्स या बल अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिसको मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाऊंगी, इसीलिए फ़िलहाल मैं फोर्स को यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। फोर्स हम आने वाले लेक्चर्स में लेंगे। आज के लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही। इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं या जो एसोसिएटेड फैक्चुअल डेटा है वो मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूँगी। वीडियो के एंड में आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से वो चीज़ें मैं अवेलेबल करा दूँगी। इसके अलावा इन टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें एग्जामिनेशंस में अब तक पूछी गई हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी आपको वीडियो के अंत में उत्तर सहित दिए गए हैं। आप लोग उन्हें पढ़ें, अपना सेल्फ एनालिसिस करें उनके माध्यम से। आगे आने वाले लेक्चर में हम यांत्रिकी को ही कंटिन्यू करेंगे। वहाँ हम देखेंगे कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में किस प्रकार से रिलेशंस को समझा जाता है। देखिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं ये भी बता देती हूँ। जब भी आप मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं तब आपको इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशंस पता करने होते हैं। कभी आपको वेग पता करना होता है, कभी आपको केवल दूरी पता है, केवल आपको समय पता है और आपको चाल पता करनी है, या आप वेग जानना चाहते हैं, या आपको आरंभिक वेग मालूम है, आप अंतिम वेग पता करना चाहते हैं, आप विस्थापन पता करना चाहते हो। यदि आपके पास कुछ डेटा है और अगला डेटा आपको पता करना है तो इनके बीच में जो संबंध निकालने का तरीका होता है वो होता है मैथमेटिकल।
और इन मैथमेटिकल डेरिवेशंस को, इन गणनाओं को आसान बनाने के लिए या इजी गोइंग उन चीज़ों की गणना हो जाए, उनका जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, इसलिए इनको ग्राफिकल तौर पर भी समझाया जाता है। तो आने वाले लेक्चर में हम ये समझेंगे कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है उसकी मदद से हम क्या क्या जान सकते हैं, पोजीशंस का पता उसकी मदद से कैसे लगाया जाता है। तो हम ग्राफ स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम स्टडी करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो डेरिवेशन के फॉर्म में इन सभी के बीच में हमको संबंध बताती है। आज के लेक्चर के लिए केवल इतना ही। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।